और ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में रहेगा, किस तरीके से योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। तो इसमें कुछ अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, जिसमें पहला बिंदु है योग के सिद्धांत। योग किस सिद्धांत पर काम करता है और किस तरीके से योग हमारे मानसिक में हम पेज नंबर 2 से शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जिस तरह कार्डियो या दूसरी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही योग की शुरुआत भी मांसपेशियों को ढीला करके ही की जानी चाहिए। मांसपेशियों को रिलैक्स करने वाले सामान्य आसान से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे कठिन आसन की ओर बढ़ना चाहिए। तभी पूरे शरीर पूरी तरीके से लचीला होता है और सही तरीके से संतुलन भी बन पाता है। कसरत की तरह ही योग के पहले भी शरीर को वार्म अप करना चाहिए और लचीला बनाना जरूरी है। देखिए क्या होता है, जब आप योग करते हैं तो उससे पहले वार्म अप जरूर करना चाहिए, यानी कि अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना। आपका जो नर्वस सिस्टम है उस पर स्ट्रेस टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको रिलैक्स कर देना चाहिए। अगर आप टेंस जो है नर्वस सिस्टम के साथ अभ्यास करेंगे तो उससे क्या होगा कि शरीर में अकड़न है, स्टिफनेस है, वो उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक तो एक्सरसाइज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और दूसरा इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है शरीर की मांसपेशियों को पहले रिलैक्स कर लिया जाए, नर्वस सिस्टम को भी। जो शरीर हर समय एक स्ट्रेस फॉर्म में रहता है उसको धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, और अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए वार्म अप किया जाता है। सीधा ऐसे नहीं कि आप सीधा अपने आसन के अभ्यास कर लें या कुछ भी, तो उससे आपको इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं वार्म अप के साथ और कूल डाउन करते हुए अपनी प्रैक्टिस को एंड करते हैं। इसके बाद आसन के क्या क्या फायदे हैं। योग के आसन किसी भी दूसरी कसरत की तरह ही आपके लिए फायदेमंद है। अलग अलग तरह के आसन शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग मांसपेशियों में खिंचाव लाते हैं, तनाव को कम करने में मदद करते हैं। आसन बहुत अहम योग सिद्धांत हैं क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त संचार को सुचारू रखने में मदद करते हैं और रीढ़ से लेकर जोड़ों तक की मांसपेशियों को लचीला बनाते हैं। इतना ही नहीं, योगासनों के अभ्यास से तनाव कम होता है क्योंकि शरीर में एंडोर्फिन्स हार्मोन्स का स्राव बढ़ाता है, जिन्हें हम फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए जब आप योग करते हैं, स्पेशली जब आसन करते हैं, तो उससे क्या क्या प्रभाव आपके शरीर पर आते हैं पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारा रक्त संचार बेहतर होता है। अगर हम जैसे नॉर्मली इनएक्टिव, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो उससे हमारा रक्त संचार स्लो रहता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने से एक तो आपको नंबनेस, सुनपन, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। आपके किसी किसी अंग में प्रॉपर रक्त संचार नहीं पहुंच पाता। तो इस तरीके से दूसरा आपकी मसल्स स्टिफ रहती हैं, उनको एक अच्छी स्ट्रेचिंग चाहिए, एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग चाहिए, जो कि आप आसन के अभ्यास से दे सकते हैं। तो मांसपेशियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हर चीज के लिए आसन के अभ्यास जरूरी हैं। जोड़ क्या काम करते हैं, बेंडिंग के, मोबिलिटी के, जैसे हमें चलने में, उठने बैठने में। अभी जैसे मैंने हाथ मोड़ा हुआ है तो मेरा हाथ मोड़ा हुआ है किसकी वजह से, इस जोड़ के कारण। तो हर एक जोड़ की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जितने भी हमारे शरीर में जैसे कंधा, कोहनी, रिस्ट, छोटे छोटे जोड़ हैं, छोटे बड़े जोड़ हैं, तो इनकी मोबिलिटी अच्छी बनी रहनी चाहिए। मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, मसल्स स्ट्रेंथन होनी चाहिए।
तो ये सब हम योग के द्वारा अपनी चीजें इम्प्रूव करते हैं। साथ ही रक्त संचार को भी बेहतर करते हैं, जिससे नस नाड़ियों में हर जगह हमारा एक एक अंग तक रक्त जो है सुचारू रूप से पहुंच सके। और जब रक्त हर जगह पहुंचता है तो हर एक अंग सही तरीके से काम कर पाता है। तो अगर कोई ये कहे कि आसन के क्या लाभ हैं, तो आसन के अनगिनत लाभ हैं। आपके जोड़ों पर काम करते हैं, आपके मांसपेशियों पर काम करते हैं, आपके रक्त संचार यानी कि नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, आपके अंगों पर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। तो हर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, रीढ़ लचीली बनती है, अंगों की मसाज होती है। तो ये सब लाभ हमें आसन के अभ्यास से ही मिलते हैं। और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो गुड, आप अच्छा खुश महसूस करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं जब आप क्या करते हैं, आसन के अभ्यास करते हैं। इसके बाद बारी आती है प्राणायाम की। देखिए, योग को अलग अलग के साहित्य लिखे गए हैं, अलग अलग लिटरेचर्स हैं। तो उसी में जैसे अष्टांग योग है, तो अष्टांग योग क्या कहता है, अष्टांग योग के अष्टांग माने अष्ट अंग, योग को 8 अंगों में विभाजित किया गया है, 8 अंगों में हमें समझाया गया है। तो उसमें पहला है यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरीके से योग को 8 अंगों में बांट के हमें बताया गया है। अब इसमें पहला नियम रहता है यम नियम, जो इसके द्वारा हम अपने शरीर का, मन का शोधन करते हैं। यानी कि जब आप योग के लिए आए तो शरीर के शुद्धिकरण करके ही आए, शरीर भी साफ हो, मन भी साफ हो। तब जाके तीसरा स्टेप आता है आसन का। यहाँ पे सीधा आसन के साथ शुरू किया गया है, यम नियम की पहले बात नहीं की गई है। तो हम आसन का मैंने आपको बता दिया क्या लाभ मिलता है। उसके बाद बारी आती है चौथे अंग की, जो है प्राणायाम। अब प्राणायाम का यहाँ पे बताया गया है, योग का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्राणायाम। इसमें श्वास लेने के खास तकनीक के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और मन को शांति का अनुभव होता है। तो इस तरीके से प्राणायाम में आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर, मतलब श्वासों पर नियंत्रण। प्राणायाम यानी कि आप प्राण प्राण आयाम, प्राण का विस्तार करते हैं, अपनी आयु को बढ़ाते हैं, अपने श्वासों को बढ़ाते हैं प्राणायाम के अभ्यास द्वारा। ठीक है, तो प्राणायाम हमारे प्राणायाम से क्या लाभ मिलता है, प्राणायाम भी एक एक अंग तक आपके प्रॉपर ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही श्वास क्या होता है, हमारे विचार, हम मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मन को कंट्रोल करने का एक सीधा सरल सा तरीका है कि हम प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम से श्वासें स्लो डाउन होती हैं, श्वासों की गति मंद होती है। और जब श्वासों की गति मंद होगी तो आपके विचार भी स्लो डाउन होंगे। जो नेगेटिव नकारात्मक विचार हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, डर, भय, चिंता, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये अलग अलग नकारात्मक भाव के कारण ये सब रोग पैदा होते हैं। तो इनको केवल श्वासों के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप श्वासों को स्लो डाउन कर लेंगे, श्वासों की गति को स्लो डाउन कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके मन के जो नकारात्मक विचार हैं वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। तो आपको अगर इस तरीके का कोई भी इमोशंस है, जो नकारात्मक भाव अगर आपके अंदर आते हैं, तो आपको प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए।
और देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब दिन भर हम हमारे भावों के अनुसार, हमारे इमोशंस के अनुसार ही हमारी श्वासें चलती हैं। अगर जैसे दिन भर हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो श्वासों की गति पे तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। जबकि अ, हमारी श्वासें 1 मिनट में लगभग 15 बार, 16 बार, 17, 18 बार इतनी मैक्सिमम रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप गुस्से में हैं, आप डर में हैं, चिंता में हैं, भय में हैं, जेलसी में हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो नकारात्मक कोई भी डर मतलब भाव आपके अंदर आ रहा है, तो इससे आपकी श्वासों की गति बढ़ती है। आप देख भी सकते हैं, आप देखेंगे जब भी आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, एकदम श्वासों की गति तेज हो जाती है। श्वासों की गति तेज होने का मतलब सिर्फ श्वासें तेज होना नहीं है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होने लगती है उस श्वासों की गति के द्वारा। आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपका शरीर की जितनी इम्यूनिटी है वो वीक पड़ने लगती है, तो मतलब आपकी मैक्सिमम एनर्जी तो उस में ही वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो ब्रेथ रेट को स्लो डाउन करिए, और आपकी एज भी आपकी ब्रेथ रेट पर ही डिपेंड करती है। जो प्राणी जितनी धीरे श्वासें लेता है उसकी आयु उतनी अधिक होती है, और जो प्राणी जितनी तेज श्वासें लेता है उसकी आयु उतनी कम होती है। उदाहरण के तौर पे आप डॉग, कैट को देख सकते हैं। डॉग बहुत तेज ब्रीदिंग करता है तो उसकी एक एवरेज लाइफ 10-15 साल मैक्सिमम होती है। दूसरी तरफ आप हाथी को देख सकते हैं, कछुए को देख सकते हैं, जो बहुत ही स्लो ब्रीदिंग करते हैं, 1 मिनट में 2-3-4 श्वासें ही लेते हैं, तो उनकी आयु अधिक होती है। इसी तरीके से मनुष्य की एवरेज आयु भी लगभग 100 साल तो एवरेज एज मानी जाती थी या मानी जाती है। लेकिन हम अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी आयु, मनुष्य की जो एवरेज एज है वो घटती जा रही है। तो आपको अपनी श्वासों पे काम करना चाहिए, और श्वासें किसके द्वारा बंधी है, हमारे विचारों के द्वारा। आपके नकारात्मक भाव होंगे तो आपकी श्वासें तेज चलेंगी, और आपके पॉजिटिव इमोशंस हो, कभी आप बहुत सुकून में, रिलैक्स में, तो आप देखते हैं आपकी ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो होती है, बहुत रिलैक्स होती है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं। आपके इमोशंस, अगर आपको डर, भय, चिंता, नकारात्मक भाव होते हैं तो आप स्लो ब्रीदिंग पे आपको काम करना चाहिए। तो ये इस तरीके से प्राणायाम काम करते हैं। और भी बहुत सारे मुख्य काम है प्राणायाम के। जो प्राणायाम करता है, ये एक तरीके से समय को रोक देता है। जैसे श्वासें स्लो डाउन हो रही हैं, यानी कि आपके समय को भी रोक रहा है। इस तरीके से ये आपके ऊपर काम करता है। तो हर किसी व्यक्ति को प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। स्वस्थ मन भी मिलेगा, स्वस्थ शरीर भी होगा, मन शांत भी रहेगा, आपका फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। आप अपने लाइफ में कोई भी काम में तभी सक्सेस होते हैं जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, और आपकी एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए, फोकस, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको योग, प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो ये सब लाभ हमें प्राणायाम के द्वारा मिलते हैं, और नियमित रूप से प्राणायाम करने से फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं, और फेफड़ों की, लंग्स की कार्य क्षमता भी बेहतर होती है। लंग्स का नॉर्मली ब्रीदिंग, जो दिन भर हम श्वास लेते हैं उसमें तो हम अपने लंग्स का बहुत कम हिस्सा यूज कर पाते हैं, पर जब आप प्राणायाम करते हैं तो मैक्सिमम हिस्सा या लंग्स को मैक्सिमम आप यूज कर पाते हैं प्राणायाम के द्वारा। और प्राणायाम एक ऐसे, लंग्स एक ऐसी चीज है, अगर आप अपने लंग्स, एक व्यक्ति के लंग्स इतने बड़े होते हैं जैसे कि एक टेनिस कोर्ट, यानी बहुत सरफेस एरिया होता है हमारे लंग्स का, तो उनकी श्वास भरने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अधिक होती है। लेकिन हम उसको तो बहुत कम, 50% भी आप अपने लंग्स को यूज नहीं करते हैं। तो लंग्स की कार्य क्षमता को भी प्राणायाम के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, और लंग्स की क्लीनिंग भी की जाती है। जब लंग्स को यूज ही नहीं करेंगे आप, तो फिर क्या होगा, लंग्स का जो हिस्सा यूज नहीं हो रहा उसमें डस्ट, पॉल्यूशन, इन्फेक्शन होंगे, और आपको श्वासों से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी। तो
इस तरीके से आप प्राणायाम का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है संतुलित आहार। सिर्फ योग के आसन के अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि योग के सिद्धांत में आहार को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष्टिक व संतुलित आहार आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और आपको स्वस्थ बनाए रखता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी एकाग्रचित होकर सही तरीके से योग अभ्यास कर पाते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। देखिए, कमजोर व्यक्ति से तो योग भी नहीं होगा। एक बीमार व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति, एक ऐसा थका हुआ व्यक्ति योग नहीं कर सकता। आप एक दिन 2 दिन करेंगे, पर जब आपकी क्षमता ही नहीं होगी तो आप योग भी नहीं कर सकते। तो योग के लिए करने के लिए भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और ताकत किससे मिलती है? आपके आहार से। जो भोजन आप करते हैं, भोजन एक ऊर्जा का स्रोत है और एनर्जी मिल सके, शरीर को पोषण मिल सके। तो भोजन केवल पेट भरने का एक माध्यम नहीं है, भोजन आपको पोषक तत्व देने का एक माध्यम है, जिससे शरीर को बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन आजकल जो भोजन हम करते हैं उसमें टेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता रहती है कि भोजन स्वादिष्ट हो, ना कि स्वास्थ्य से भरपूर हो। तो आपका भोजन स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, ना कि केवल स्वाद के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो पोषक मतलब जो हेल्दी फूड है कि वो टेस्टी नहीं हो सकता, वो स्वादिष्ट भी हो सकता है। अगर आप सोच कर, समझ कर, जानकारी के साथ, आपको आहार की जानकारी होनी चाहिए। आप किस तरीके से, जैसे कि नॉर्मली आजकल हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा शुगर का यूज करते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें, आपके जीवन में शुगर इतना अंदर तक चला गया है कि उसको छोड़ने की कोशिश भी करोगे तब भी आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा रोटी, चावल, मीठा ना, ये सब चीजें कि हर अनगिनत रूप में आपके अंदर जाती हैं और इसके लिए आपको काम मतलब बहुत काम करने की जरूरत है। जब आप 100% इनको छोड़ने की कोशिश करेंगे तब जाके 70-80% आप इन्हें छोड़ पाएंगे। तो चीनी का सेवन ना के बराबर करें। अगर आप छोड़ने की कोशिश करोगे तब जाके आप उसे कम कर पाएंगे। तो हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके भोजन पर, भोजन में हर चीज पे आपको केवल जो प्लेट है आपकी वो केवल कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसमें केवल ऐसा नहीं कि बस रोटी और राइस ही मुख्य भोजन का, में दाल सब्जी का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। प्रोटीन भरपूर मात्रा में, प्रोटीन ही तो आपको ताकत देगा। प्रोटीन के लिए दाल, सलाद, ये सब चीजें आपके है ना, दूध, दही, पनीर और चना। चने के अनगिनत रूप हैं जिसे आप अलग अलग रूप में यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अपने भोजन, इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, अभी उतना डीप हम नहीं जा रहे हैं। पर हाँ, संतुलित आहार यहाँ पे, क्योंकि संतुलित आहार की बात की गई है, तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, ठीक है, फैट भी होना चाहिए और विटामिन मिनरल्स भी होने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पर ही फोकस करते हैं और यह हमारी आदत ऐसे बन गई कि हमारी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट ही 80 से 90% होता है। और कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज, शुगर के चांसेस बढ़ने लगते हैं, फैटी लीवर बढ़ता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं जिससे जॉइंट पेन आने लगते हैं, शरीर में भारीपन, सूजापन आपको महसूस होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं क्योंकि आपका आहार संतुलित नहीं है और उसमें मुख्य
जो भोज्य पदार्थ है वो केवल कार्बोहाइड्रेट ही है, जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अपने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा नीचे लाइए और प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा ऊपर लेकर जाइए, तो उससे अपने आप धीरे धीरे चीजें बैलेंस होने लगेंगी। ठीक है, तो फिर आगे पॉइंट आएगा तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर पॉजिटिव सोच। योग सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखने की तकनीक है। तभी तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हो पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपनी कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ पाते हैं। योग का नियमित अभ्यास से आप अपने अनुशासित करने में सफल होते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन के तकनीक के जरिए योग सकारात्मक रूप सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। तो आपकी सोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव सोच के लिए बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। आपका आहार, आप कैसा भोजन कर रहे हो। जो लोग तला भुना बासी भोजन इन्हीं सब में रहते हैं, वो हमेशा आपको सुस्त दिखेंगे। आप तब तो स्वादिष्ट में भोजन कर लेते हैं, पर आपका शरीर इतना सुस्त हो जाता है ना, कि आप सोचते तो बहुत कुछ हो कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, पर कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि शरीर इतना सुस्त है। और ऐसा सुस्त क्यों हुआ है? ओवर ईटिंग करके या एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा खा कर। और यही आपके अंदर नकारात्मकता को भी पैदा करने लगता है, क्योंकि आप बस खा रहे हैं और अब बैठ रहे हैं, यानी कि आप कर नहीं पा रहे, आपकी क्षमता घट रही है। आप सोचिए कि आप इतना भोजन भी कर रहे हैं, दो दो तीन तीन टाइम खाना भी खा रहे हो, उसके बाद स्नैक्स भी, चाय भी, ये भी वो भी, फ्रूट्स भी, ड्राई फ्रूट्स भी, पर उसके बावजूद भी आपकी घटती जा रही है। एक तो आपका शरीर जो आप खा रहे हो उसको पाचन नहीं कर पा रहा है, पोषक तत्वों में संतुलन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। तो आहार का बहुत मुख्य रोल है आपके जीवन में, आपके विचारों में, और इसी के साथ साथ आसन, प्राणायाम, ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके विचारों की क्लीनिंग करता है। आपके मन से, आपके दिमाग से जो अनवांटेड थॉट्स हैं, जो आपके लिए कोई काम के नहीं है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। और जब ऐसी चीजें बाहर निकलती हैं टाइम टाइम पे, तो अपने आप मन मस्तिष्क शुद्ध होते हैं, शांत होते हैं और सकारात्मक होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ध्यान का अभ्यास केवल अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तभी आपको करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास हर कोई व्यक्ति करना चाहिए। हम दिन भर बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, है ना। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बहुत सब चीजें हमारे अंदर जारी होती हैं, और अभी तो सोशल मीडिया काफी है, ना जाने कितना कुछ हमारे दिन भर में अंदर जाता है। तो हर चीज काम की तो नहीं है ना, तो वो जो गई है अंदर उसको फ्लश आउट भी करना जरूरी है। निकाल दीजिए उसको, साथ के साथ साफ कर दीजिए, जैसे आप डेली अपने घर को साफ करते हो, है ना। ऐसा हर कुछ तो आप अपने घर में नहीं रख सकते। जो चीज टूटी फूटी आपके काम की नहीं है तो उसको फेंक दीजिए, यूज की नहीं है, पुरानी हो चुकी है ना। तो ऐसे ही अपने मस्तिष्क की, मन की सफाई भी डेली बेसिस पे जरूरी है। जो थॉट, जो विचार, जो बातें, बहुत सी बातें बस हम पकड़ के बैठ जाते हैं और उससे कुछ नहीं होने वाला होता, बस पकड़ के बैठ गए, तो कुछ होता थोड़े, कुछ नहीं होता। आगे चलिए, आगे चलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर एक ही बात में उलझे रहोगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है अननेसेसरी अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड बातें निकालते जाइए, क्लीन करते जाइए अपने ब्रेन को। जो काम की चीजें हैं, काम की बातें हैं, उनको अपने अंदर रखिए। ठीक है, तो ये सब क्लीनिंग प्रोसेस है। योग के आसन के द्वारा, प्राणायाम, ध्यान, ये सब क्लीनिंग करता है आपके मन को। शांत मन अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। अभी क्या है कि अगर उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अगर आप एक बात पकड़ के बैठ गए तो पूरा दिन, पूरा हफ्ता, महीना आपका खराब हो जाएगा एक बात से। कुछ होएगा, कुछ नहीं होएगा, होना कुछ नहीं है।
पर वो बात जब तक आपके मन के अंदर से नहीं आप निकालोगे, चाहे वो आप 1 साल बाद निकालो, पर मन तो तभी हल्का होएगा। अब वो 1 साल बाद निकालने की जगह अच्छा है ना कि आप 1-2 दिन में या 1-2 घंटे में निकाल दो। बुरा मानना है, मान लो 1 घंटा 2 घंटा मान लो बुरा, फिर निकाल निकाल दो, खत्म बात, आगे चलो। तो चीजों को क्लीन करना जरूरी है, हर चीज को पकड़ के रखना सही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जिसने कहा उसका तो पता नहीं, पर आपके स्वास्थ्य के लिए तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आपका श्वासों की गति बढ़ेगी, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी पल्स रेट बढ़ेगी, आपकी ऑक्सीजन की खपत होएगी, आपकी ऊर्जा की जो एनर्जी आपको काम करने में लगानी थी वो आपके सिर्फ गुस्से में ही वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये आपको समझनी चाहिए और इनको अपनाना चाहिए, ना केवल इस सिलेबस को पढ़ने के लिए ये चीजें हैं, ये जीवन में अपनाने वाली चीजें हैं। जीवन में अपनाओगे योग को तो बहुत कुछ मिलेगा और आप एक मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति आप होंगे। पाश्चात्य अवधारणा पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार मानसिक आरोग्य को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है तथा यह मानव के व्यवहार जगत की तक ही सीमित रहता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में यह मान्यता है कि शरीर की क्रिया से ही मन क्रियाशील होता है। उसमें मन को स्वतंत्र सत्ता नहीं माना गया है, बल्कि मन को साधारण मानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का साधन माना गया है। मन को कंप्यूटरवत यंत्र माना गया है, उसमें वस्तु प्रत्यक्ष के आधार पर है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन को मस्तिष्क की एक क्रिया का कार्य माना गया है और क्रिया के अंतर्गत मन का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए मन को प्रसन्न रखने को कहा गया है। अब वेस्टर्न जो वो है अवधारणा है वो क्या कहती है, उसके अनुसार मन कोई अलग चीज नहीं है। हम तो मन को अलग मानते हैं, मस्तिष्क को अलग मानते हैं और योग चित्त की ही सफाई करता है, मन की सफाई के लिए योग है ये। यानी कि हम सबसे बड़ी चीज किसको मानते हैं, मन को। ठीक है, आपका मन जैसा होगा वैसा ही आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका सब स्वास्थ्य होगा। तो हम मन को एक अलग चीज मानते हैं और हम बहुत काम करते हैं हमारा मन कैसा होना चाहिए या मन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम मन को एक अलग चीज मानते हैं, जबकि वेस्टर्न अवधारणा के अनुसार मन कोई अलग चीज नहीं है, ये सिर्फ आपके इमोशंस हैं जो आपके ब्रेन थिंकिंग पे, जो आप मस्तिष्क आपका सोच रहा है उसके आधार पर आपके मन के जो इमोशंस हैं बस वही उनके अनुसार मन है। मन को उन्होंने कोई अलग वैल्यू नहीं दी है, मन को कोई अलग वो नहीं दिया है स्थान। तो ये सिर्फ ये अंतर है। और जबकि हम मन को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। मन हमारा आज अच्छा है, हम तो बात ही मन के अनुसार करते हैं। आज हमारा मन अच्छा है, आज हमारा मन खराब है, आज हमारा मन नहीं लग रहा है, आज हमारा मन ये कह रहा है, आज हमारा मन वो कह रहा है। तो हम तो बात ही मन के अनुसार करते हैं। तो हमारे लिए जो है सबसे बड़ी चीज हमारा मन है ना। तो प्रेम है, गुस्सा है, जितने भाव है वो हमारे अनुसार हमारे मन में आते हैं। तो हमारा मन एक बहुत ही शुद्ध चीज है जो हमारे इमोशंस उसमें आते हैं, चाहे वो नकारात्मक हैं सकारात्मक हैं। तो मन की जो है सफाई योग के द्वारा की जाती है, चित्त की, मन की, है ना। तो चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं
वृत्तियां मतलब कमियां हैं, उनको दूर किया जाता है योग के द्वारा। तो हम तो चित्त को, मन को सबसे बड़ी चीज मानते हैं। जो थॉट्स हैं उनमें मन को कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है। आपके इमोशंस हैं जो आपके काम कर रहे हो, जो आपका ब्रेन सोच रहा है, उसके ऊपर आपके इमोशंस हैं। बस ये इमोशंस आप कह सकते हैं, मन जैसी कोई चीज नहीं है उनके अनुसार। हाँ, यहाँ पर मनोविद स्ट्रेंजर्स के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस सीखे हुए व्यवहार से अधिक कुछ भी नहीं है जो सामाजिक रूप से अनुकूल है और जो व्यक्ति के जीवन को पर्याप्त रूप से सामना करने की क्षमता। मन क्या है? मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जो हमारा बिहेवियर है, जो हम बर्ताव करते हैं, वही हमारे मतलब जो मैंने बताया कि इमोशंस हैं। बस जो आपके काम कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, बस उसके अनुसार आपके इमोशंस, कभी आपको गुस्सा आ गया, ये हो गया, वो क्या, प्रेम आया, तो ये सब इमोशंस हैं उनके अनुसार। ठीक है, तो ये जो सामाजिक रूप से अनुकूल है और जो व्यक्ति के जीवन को पर्याप्त रूप से सामना करने की क्षमता देते हैं। पीवी ल्यूकन के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो सुखी है, जो खुद सुखी है, अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहता है और अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है, और इन आधारभूत कर्तव्यों को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के हित के लिए कुछ कर सके। तो अलग अलग थ्योरीज या अलग अलग अपनी बातें कही गई हैं तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रभावशाली वैसे हर्षता के साथ वातावरण व उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव संयोजन एवं संतुलित मनोदशा, सजग बुद्धि, सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार और प्रसन्न चित्त बनाए रखने की क्षमता है। आप किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रभावशीलता एवं सहजता के साथ अच्छे वातावरण में अच्छे मन के साथ जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संयोजन, संतुलन, एक बैलेंस बना के रहते हैं, सामाजिक रूप से एक व्यवहार करते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, तो उसको एक स्वस्थ मानसिक व्यक्ति माना गया है। अतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विश्वस्त गुणों की स्थितियों को परिभाषित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में समायोजन कर सकता है, वह संतुलित मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है जिससे विभिन्न परिस्थितियों में वह श्रेष्ठ व्यवहार कर सकता है। तो जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति है वो सम परिस्थितियों में तो अच्छा रहता ही है, वो विषम परिस्थितियों में यानी कि परेशानी के समय भी अपने बिहेवियर को, अपनी इमोशंस को खोता नहीं है, मतलब अपने आप को खोता नहीं है, संतुलित रखता है। तो ये बहुत जरूरी है। समाज के साथ समायोजन करने के लिए व्यक्ति को सामान्य होना आवश्यक है, और सामाजिक तौर पे हम तभी एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बर्ताव कर पाएंगे जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर हम टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो हम सोशली भी लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे और ना ही हमारा बिहेवियर सोशली जो है अनुकूल होगा। तो क्योंकि हमारा मन ही नकारात्मक उस समय है, तो आपने देखा होगा डिप्रेस व्यक्ति किसी के साथ बातचीत करने में सहज नहीं होता, किसी के साथ मिलने जुलने घुलने मिलने में भी वो सहज नहीं होता, अकेला रहना पसंद करता है। तो ये सब चीजें हम सोशल तभी हो पाएंगे, लोगों के साथ तभी घुल मिल पाएंगे जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों, संतुलित हों। फ्राइड का विचार क्या है? पेज नंबर 4 पर है। फ्राइड के मत अनुसार मन के उपकरण के 3 घटक होते हैं, इदम, अहम, परम। इन तीनों घटकों में होने वाले असंतुलन के परिणाम स्वरूप असामान्य का उद्भव होता है।
इनका कारण बचपन में दबी हुई आवश्यकताएं, इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य निर्माण में असफलता, ये सभी असामान्य होने के कारण होता है। फ्राइड की दृष्टि से प्रेम करने की तथा प्रेम को स्वीकार करने की क्षमता तथा उत्पादन क्षमता सामान्यता के संकेत है। अगर आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं तो कई बार क्या होता है जब बचपन में बच्चे की अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा की अलग अलग कारणों से, चाहे फाइनेंशियल कारणों से या प्रेशर के कारण या अलग अलग कोई भी कारण हो सकते हैं, बट बच्चे की बहुत सारी इच्छाएं जब दब जाती हैं, जो उसकी बचपन की इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी नहीं कर पाता तो उसका असर उसके बड़े होने पर दिखाई देता है। और तो इसी तरीके से असामान्य व्यवहार होता है, या फिर आप अपने व्यक्तिगत मूल्यों में असफल हैं, मतलब आप कोई अपने बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं है, उन पे आप चल नहीं पा रहे हैं, कोई उसूल नहीं है, तो ये सब चीजें आपको जो है असामान्य बनाती हैं। फ्राइड की दृष्टि से प्रेम करने की तथा प्रेम को स्वीकार करने की क्षमता भी एक सामान्य व्यक्ति के अंदर होती है। अगर आप सामान्य नहीं है, आप इमोशनली बैलेंस व्यक्ति नहीं है, तो ना ही आप किसी से प्रेम कर पाएंगे। प्रेम भाव एक सकारात्मक भाव है, तो वो तभी आएगा जब आप मेंटली स्वस्थ होंगे व्यक्ति। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आपके अंदर प्रेम भाव भी नहीं आएगा, ना ही आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, और ना ही प्रेम को स्वीकार आप करने की आपके अंदर क्षमता होती है, ना ही आपके अंदर कुछ भी उत्पादन करने की क्षमता होती है, जैसे कुछ भी नया क्रिएटिव थॉट्स नहीं होते। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप मेंटली हेल्दी व्यक्ति हो। नए सोच, नए विचार का सृजन तो वही होता है जो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। वरना कुछ भी नया आपके मन में नहीं आएगा, कुछ आपके मस्तिष्क में नए विचार नहीं आएंगे। तो सकारात्मकता या नए विचार, क्रिएटिविटी वही पैदा होती है जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। हाँ, तो अभी आपके क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो आप पूछ लीजिए, उसके आंसर हम करते हैं, बाकी हम कल लेकर चलेंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी मैम। क्या नाम है, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के बाद आसन करने चाहिए, आसन से पहले? मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमें प्राणायाम लास्ट में कराते हैं,